नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था। आज से सीरीज स्टार्ट होगी और चैप्टर बाय चैप्टर डेली चलेगी। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे शुरुआत से बात करेंगे फर्स्ट कंपनी का शासन। कंपनी के शासन से लेके चलेंगे, फिर उसके बाद होगा ताज का शासन। कंपनी का शासन चला था 1773 से लेकर 1858 तक। उसके बाद ताज का शासन चला था 1858 से लेकर 1947 तक। ताइयो बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अधिनियम की विशेषताएं। पहली विशेषता इसकी थी कि इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल एक दूसरे से अलग थे। तीसरी इसकी विशेषता थी, इसके द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इससे पहले हमारे देश में कोई भी उच्चतम न्यायालय नहीं था। और चौथी विशेषता थी इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो ये 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लागू किया गया था। उसमें जो भी कमियां थीं उनका संशोधन किया गया। उसके बाद इसे 1784 में पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। आइए, पहली इसकी विशेषता थी, इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों को अलग कर दिया। दूसरी विशेषता थी, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तीसरी विशेषता थी, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। अब बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश केंद्रीकरण में। यह अधिनियम निर्णायक कदम था ब्रिटिश लोगों के लिए। इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। पहली विशेषता थी, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो पहले। दूसरी विशेषता थी, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास शुरू किया। इससे पहले हमारे देश में सिविल सर्विसेज की कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती थी। सभी प्रतियोगिताएं इंग्लैंड में ही होती थीं। अब उसके बाद बात करते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो इसकी पहली विशेषताएं हैं, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यहाँ तक बात होती है कंपनी के शासन की। आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे ताज के शासन की। ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक चला था ताज का शासन। तो बात करते हैं सबसे पहले 1858 में भारत शासन अधिनियम की।
इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था, जब इससे पहले कंपनी के हाथों में था भारत का शासन। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया गया था। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अब आगे बात करते हैं 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जो भारत शासन अधिनियम 1858 की में जो भी संशोधन किए जाने थे उनको संशोधित करके लागू किया गया था। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। उस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या इस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। हम भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि की मान्यता दी। दूसरी विशेषता थी, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। यह परिषद सबसे पहले इस विधि के सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद चिन्ना। और तीसरी विशेषता थी, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक बनाया गया। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ था। बनाए तो ये 1919 में गया था, लेकिन 1921 में लागू हुआ। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे उस समय, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचकों के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। तीसरा, इसने लोक सेवा आयोग का गठन किया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। पांचवी विशेषता थी, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करना था। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। आपने ये नारे तो सुने ही होंगे, साइमन कमीशन, गो बैक। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए सभी सदस्य दलों ने इसका विरोध किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। पहली विशेषता, भारत शासन अधिनियम 1935 की। इसमें केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें सिर्फ 36 विषय थे, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता भारतीयों के हाथों में दे दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिमों ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया।
सो थैंक यू गाइस। ये हुआ हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आगे चैप्टर बैक टू बैक आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय गाइस।